2024 बताइए। हाँ मैं तो तेरे को जाके बैठ जाऊंगा। मेरा वो है राजू उसको लगता है कि उसको 60-70% हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। लिंक भेजना है क्या बच्चों को? सर है वैसे। वही लिंक से खुल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग। फिर भी चलो मार दे। एक बार भेज ही देते हैं। सर आप टीम्स कर रहे थे? टीम्स वो तब से कहा, उसी दिन तो ट्राई कर रहे थे, उसके बाद से तो सर से भी बात नहीं हो पाई। अभी शालिनी को बोला मैंने कि करना है। हाँ विशाल, तो में अब क्या हुआ है, 4 मिनट का गैप लग गया है। दोबारा 4 मिनट बाद ही Zoom की मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। हमारी भी अगर आप लोग पेड नहीं है तो। अच्छा, ये भी चक्कर है। हाँ तो सर भी फिर टीम से ट्राई कर रहे थे। विशाल सर, हाँ विशाल से देख रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, या तो खरीदेंगे। नहीं, टीम से हो जाएगा, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े थे एसेंशियल्स क्या थे ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से ठीक है, ठीक है। कोई, मैंने बताया ना, ये दिल दिमाग सब कुछ है इस वक्त, इसका खास ख्याल रखा करो। तो वन ऑफ द मेन एसेंशियल एलिमेंट था हमारा कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन की सबसे पहले एक छोटी सी ब्रीफिंग दी गई है, उसके बाद डेफिनेशंस, और फिर उसे हम स्टार्ट करेंगे। मोटा मोटा पहले आप समझ लो कि कंसीडरेशन उस वक्त भी समझाया गया था, क्या था? समथिंग इन रिटर्न। मेरी कार आप लोग खरीद रहे हैं तो बदले में क्या दे रहे हो? 2 लाख रुपीस हमने डिसाइड किया था। इसका मतलब क्या हुआ? आप मेरी कार के बदले मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो और मैं आपके 2 लाख रुपए के बदले आपको कार दे रहा हूं। दोनों के लिए कंसीडरेशन है ये। तो कंसीडरेशन का बिहेवियर क्या है? रेसिप्रोकेट बिहेवियर है। समझ गए बात को? दो पार्टीज होंगी और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी एक्सचेंज करेंगी। जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो उनके लिए ऑपोजिट पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन है। ठीक है? तो देखो, ब्रीफिंग में उसने सबसे पहले ये लिखा कि ये एसेंशियल एलिमेंट है ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पर आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन पता रहना चाहिए कि कभी आपको किसी चीज के लिए स्टैंड करना हो कि हाँ, आई नो कंसीडरेशन क्या है। कंसीडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हालांकि अभी हम उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर वो भी पढ़ाया जाएगा कि कंसीडरेशन कब ना होने पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इन जनरल जब बात ये की जाती है, इन जनरल की जाती है। एक्सेप्शंस में हमेशा आप कहते हैं ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आप कहते हैं ना सब लोग ऐसे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा है, तो क्या कहते हैं लास्ट में फिर हम लोग? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सेम हियर। तो यहाँ एक्सेप्शंस है, लेकिन जनरल रूल क्या है कि अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर क्या लिखा है? इसका एक लैटिन फ्रेज है, वो क्या है? क्विड प्रो को बोलते हैं इसको ये लोग। क्विड प्रो को, यानी समथिंग इन रिटर्न। हमारा एकदम लेमन स्टाइल, समथिंग इन रिटर्न। लैटिन फ्रेज क्विड प्रो को। ठीक है? फिर क्या कह रहा है? प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। मैं अगर प्रोमिसर हूं तो आप प्रोमिसी हैं, और अगर आप प्रोमिसर हैं तो मैं प्रोमिसी हूं। वाइस वर्सा है। किसी भी एंगल से देख लें, कोई ना कोई एक प्रोमिसर होगा, दूसरा प्रोमिसी होगा।
तो प्रोमिसी अपनी तरफ से, प्रोमिसी का मतलब क्या होगा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फुलफिल करूंगा, तो मेरी तरफ से जो प्रोमिसर को रिटर्न जा रहा है वो क्या है, कंसिडरेशन। तो ये एक कभी कभी ये कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर कंसिडरेशन इज 2 लाख रुपीज, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कंसिडरेशन कार भी है। आपके 2 लाख का कंसिडरेशन कार है, मेरी कार का कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज है, दोनों ही कंसिडरेशन है एक्चुअली। जब आप मार्केट से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो तो कोल्ड ड्रिंक वाले को जो आप 20, 30, 40, 50 रुपीज जो पे करते हो वो उसके लिए कंसिडरेशन है, और आपके लिए कोल्ड ड्रिंक कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन हमेशा क्या चलेगा, इन रिटर्न, ठीक है, रेसिप्रोकेट बिहेवियर में। तो ऐसा कभी दिमाग में ये मत, बच्चों को ये मिथ होता है कि जो पैसा है ना वो कंसिडरेशन होता है, नहीं बेटा, ये बस क्लियर कर रहा हूं मैं कि ओनली मनी इज नॉट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी। इसलिए वर्ड क्या बोला है, समथिंग, मनी नहीं बोला है, समथिंग इन रिटर्न बोला है। तो समथिंग पर फोकस रहना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो मनी भी हो सकता है, अदर देन मनी भी हो सकता है। मेरे 2 लाख के बदले मुझे क्या मिल रहा है, कार, तो वो तो मनी नहीं है, वो समथिंग है। गॉट इट। फिर क्या लिख रहा है देखो, 4th पॉइंट, ये बुक में कहीं पर पॉइंट वाइज नहीं है, मैंने इनको जानबूझकर पॉइंट वाइज किया जिससे आपको बड़ा जल्दी से ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले पॉइंट में ये था, दूसरे पॉइंट में ये था, तीसरे पॉइंट में ये था, 4th पॉइंट में क्या है, हैविंग अ डबल एस्पेक्ट। क्या अकाउंट्स करते हो, डबल अकाउंटर बुक कीपिंग का नाम रखा गया 11th में आपकी बुक का, क्यों रखा गया, याद है क्यों रखा गया था उसका नाम, डबल एंट्री बुक कीपिंग? आपको एक ही चीज सिखानी थी उस वक्त 11th में, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विल गिव यू डबल इफेक्ट, और सारी लाइफ आपके लिए वो एक स्टैंड बन गया, एक बेस बन गया। कोई भी अकाउंट्स का स्टूडेंट जिसने 11th कर ली वो अपने आप समझा देगा कि आओ मैं बताता हूँ किस ट्रांजैक्शन के क्या डबल इफेक्ट है। तो कंसिडरेशन में तो दिख ही रहा है जो मैंने आप समझा दिया, 2 लाख रुपए और कार एक दूसरे के साथ क्या चल रही है, एक्सचेंज चल रही है, दोनों ही कंसिडरेशन है। तो क्या बता रहा है, हैविंग अ डबल एस्पेक्ट, फर्स्ट बेनिफिट टू द प्रोमिसर। अगर मैं प्रोमिसर हूं तो मुझे बेनिफिट में क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए। आपको बेनिफिट में क्या मिल रहा है, कार है, तो बेनिफिट दोनों के लिए ही है। आप ये नहीं कहोगे मेरे 2 लाख रुपए गए, ये कहोगे क्या, आप कहोगे कार आ गई, मैं क्या कहूंगा 2 लाख रुपए आ गए, यानी दोनों खुश हैं। तो इसका मतलब बेनिफिट क्या हो रहा है, प्रोमिसर को, डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। हाँ, आप कुछ लूज कर रहे हो, आप क्या लूज कर रहे हो, 2 लाख रुपए, मैं क्या लूज कर रहा हूं, कार। यानी प्रोमिसर को बेनिफिट हो रहा है, प्रोमिसी को डेट्रीमेंट, कुछ लूज कर रहा है। बस ये इतना सा ध्यान रखना है, वन विल गेन एंड अदर विल लूज। आओ जी, आओ जल्दी आओ। और तो नहीं आ रहा, पीछे कोई आ रहा है? चार दिन में ये बैंड बज गई, इतना सा बोलने पे ऐसे लग रहा है कितना बोला है और कितनी ताकत लगा दी। हाँ जी बेटा, मैं फिर से हल्का सा रिपीट कर दूं बेटे, जो आप 3-4 लोग आए हो सुन ले ध्यान से। हमारे चैप्टर का नाम है आज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन हम लोगों ने पढ़ा था कब, जब हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो कंसीडरेशन जब भी हम पढ़ रहे थे तो आपको उस वक्त भी हल्का सा मैंने हिंट दिया था, ये होता है समथिंग इन रिटर्न। तो जब आप प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो उस प्रॉपरली चैप्टर के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग यही कर रहा है कि कंसीडरेशन क्या है, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है, समथिंग इन रिटर्न, जिसका लैटिन फ्रेज क्या है, क्विड प्रो क्वो। तीसरे में क्या कहा, प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। मैंने आपको कार बेचने का प्रॉमिस किया था, आपने मुझे 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था। मेरे एंड पर मान लो मैं प्रोमिसर हूं तो आप क्या हो गए, प्रोमिसी। आपके एंड पर मान लो आप प्रोमिसर हो तो मैं क्या हो गया, प्रोमिसी। ये रिवर्स है।
ठीक है, इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि हु इज द प्रोमिसर। द आंसर इज कि वन इज द प्रोमिसर एंड अदर वन इज द प्रोमिसी, बस ये आंसर है। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कौन प्रोमिसर है, आर्ग्यूमेंट सिंपल सा चलेगा क्या कि वन इज प्रोमिसर अदर इज प्रोमिसी। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, ये बेनिफिट टू द प्रोमिसर है और डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी है। तो पहले हमने यही क्लियर कर दिया कि प्रोमिसर और प्रोमिसी में लड़ना नहीं है। अगर मैं प्रोमिसर हूं तो आप प्रोमिसी हैं, आप प्रोमिसर हो तो मैं प्रोमिसी हूं। प्रोमिसर को ये कह रहा है कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है और प्रोमिसी को कह रहा है कुछ लूज हो रहा है, डेट्रीमेंट, कुछ तो उसको मिस करेगा ना, कुछ तो मिस कर रहा है। आप मेरी 2 लाख रुपए, आप मेरी कार के बदले मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो, तो मैं क्या मिस कर रहा हूं, कार। क्या बेनिफिट ले रहा हूं, 2 लाख रुपीज। आपके हिसाब से सोचू, अब आपका क्या गेन कर रहे हो, कार, और क्या लूज कर रहे हो, 2 लाख रुपीज। सेम है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ, एक को तो गेन होगा ही होगा और एक को तो लूज करना ही करना है। ठीक है, आप देखो, आप बाकी का इसे पढ़ लो। इसमें एक मीसा वर्सेस क्यूरी करके है, ये एक केस बना पुराने जमाने में, इसको पूरा डिस्कस करेंगे क्लास में अलग से, कि इस बेस पर डिसाइड हुआ कि कंसीडरेशन क्या रहेगा, क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न। तो वो केस को लैंडमार्क केस बनाकर आगे के लिए डिसाइड कर दिया गया कि कंसीडरेशन क्या रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था कंसीडरेशन, सेक्शन 2D। इसकी डेफिनेशन बड़े अच्छे से याद करनी है, समझना है कि हो क्या रहा है। अब आप ये तो समझ गए कि एक पर्सन लूज कर रहा है और समथिंग साइमल्टेनियसली एक साथ वो कुछ गेन भी कर रहा है। अगर आप 2 लाख रुपए लूज कर रहे हो तो आप साथ में क्या गेन कर रहे हो, कार गेन कर रहे हो। यहां पर प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। प्रोमिसर प्रॉमिस कर रहा है प्रोमिसी से कि मैं कुछ करूंगा, या वाइस वर्सा, कुछ भी कह लें आप। तो देखो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट हो रही है, when at the desire of the promiser, when at the desire of the promiser, ये डेफिनेशन आपको एग्जैक्ट वही फॉर्मेट में याद करनी है जैसे इसमें लिखी है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। आपको इसके बाद यहां से आओ जी, आओ, यहां तक अभी नहीं पढ़ना, ये जो मैंने मार्क किया अभी ये नहीं पढ़ना, मैं बोल्ड कर देता हूं, उसको आपने पढ़ना नहीं है। इसके बिना पढ़ना है, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person such an act, ये बीच का मैंने चीज मिस की है, ये बीच का क्या होगा वैसे समझा देता हूं कि कुछ करना, कुछ करना, सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस। हमने उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पढ़ा था कि हम किसी काम को ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बताया था, एग्जाम्पल याद है, हमारा पड़ोसी बराबर में ही एक इंस्टीट्यूट खोल रहा है, हमने उसको क्या कहा कि आप प्लीज यहां ना खोलें, रिक्वेस्ट की, आप 2 गली छोड़कर खोल लें, एंड ही एग्रीड। तो वो क्या कहलाएगा, एब्सटिनेंस, ना करना, ना करने के लिए था वो, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person, वो जो एक्ट की बात हुई, such an act, जो इस एक्ट की बात हुई, such an act और एब्सटिनेंस, वो एक्ट जो करने के लिए डिसाइड हुआ, या वो एब्सटिनेंस जिसके लिए कहा कि ये ना करो, अगर वो किया जाता है और प्रॉमिस, इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बेटा 3 फॉर्मेट में चल सकता है जो आपको इंग्लिश में सिखाया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इसके वो जो बीच का मैंने मार्क किया है उसको समझना, उसके अंदर वही तीनों चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पढ़ते हैं पूरी डेफिनेशन एक साथ। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये आपको अपने अंदर प्रोनाउंस करना है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, has done or
एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट में चले गए। अगला देखो फिर कॉमा के बाद, ये एक कॉमा है, अब अगले कॉमा के पढ़ो, और आ गया डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रेजेंट आ गया, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये फ्यूचर। तीन हो गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि एक को याद कर लेना, उसके बाद ऐड करते चलेंगे। इतनी बड़ी डेफिनेशन को एक साथ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएगी। पहला सिर्फ पार्ट याद कर लो। क्यों नहीं हो रहा? हो गया। सिर्फ इतना सा याद करना, बाकी याद मत करना, ठीक है? अभी मत करना इसको। ये वाला पार्ट मान लीजिए मैं अभी काट रहा हूं, इमेजिनेशन अभी हम काट रहे हैं। करो, देखो याद हो रहा है? प्रोनाउंस करना है मेरे साथ। व्हेन डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कॉमा डालने के बाद आ रहा है पंक्चुएशन है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन के पीछे क्या रीजन है? मान लीजिए मैंने आपसे बात की 2 लाख रुपए की, आपने वो 2 लाख रुपए अपने यंगर ब्रदर के हाथ भेज दिए, 18+ है, आपने उस यंगर ब्रदर के हाथ मेरे अपने 2 लाख रुपए भेज दिए, तो मैं उसे क्या मानूं कि प्रॉमिस कंप्लीट हुआ या नहीं? मान सकता हूं, क्योंकि कौन भेज रहा है? आप लोगों ने भेजा है। एनी अदर पर्सन, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अगर ये नहीं डालेंगे तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप मैकडी से बर्गर नहीं खरीद पाओगे। आप क्या बोलोगे? मैकडी, उसको बुलाओ जी, मैकडोनल्ड को, हम तो उसी से डील करेंगे। यही बात होगी ना फिर तो। एनी अदर पर्सन का कॉन्सेप्ट अगर हट गया तो फंस जाएंगे, फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। आप टाटा की कार खरीदने जा रहे हैं, टाटा से साइन कराओ जी, बुलाओ चेयरमैन साहब को, बुलाओ, साइन करेंगे वो। क्या कहीं पर करा है उन्होंने साइन? कहीं नहीं। आप फीस पे करते हो शालिनी को, आपने ये तो नहीं कहा शालिनी से कि सुमित सर को ही दूंगी फीस, तो नहीं ना, क्योंकि वो सुमित सर की रिप्रेजेंटेटिव है। एनी अदर पर्सन, आपके यहाँ पर आपके फादर भी फीस पे कर सकते हैं, आपके फ्रेंड भी आकर पे कर सकते हैं। क्या हम मना करेंगे कि नहीं नहीं, फीस तो स्टूडेंट के हाथ से ही ली जाएगी? ऐसा कहीं नहीं होता ना। तो ये एनी अदर पर्सन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है, ठीक है? हो गया याद? देखो क्या, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कॉमा, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, बस अभी इतना याद कर लो, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, कॉमा डालने के बाद सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, क्योंकि मेरे उसमें डन और एब्सटेन दोनों आए थे, तो मैंने यहां पर क्या कहा? सच एन एक्ट, जो करने की बात हुई और जो ना करने की बात हुई, या वो सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन। गॉट दिस पॉइंट? पहला था हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कॉमा डाल के फिर और। अब क्या आ रहा है? सेकंड। अब प्रेजेंट में आ जाओ, क्या लिख रहा है? देखो, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और फिर क्या आ रहा है? और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसमें एस हट गया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, फ्यूचर में करने का प्रॉमिस कर रहा है। तो देखो जरा, याद हुई क्या डेफिनेशन? इंपॉर्टेंट है, आएगी एज इट इज डेफिनेशन। बीकॉम वाले बच्चों को तो करना ही चाहिए, कंसिडरेशन जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन कोई बच्चा याद नहीं करता है और टीचर्स को पता होता है, इसलिए वो जरूर पूछते हैं। टेक्निकल है ना, क्योंकि तीनों चीजें आ गई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बच्चे इस टेक्निकलिटी को नहीं समझ पाते। टीचर्स भी कहते हैं कि ये डेफिनेशन याद कर लेना। जब मैं फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन याद कर रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्या कह रहे हैं यार। जब खुद से पढ़ा, टीचर ने समझाया नहीं था, हैज डन, ऑब्टेन, एब्सटेन, कंफ्यूज, मैं छोड़ दूं, बाद में याद करेंगे। फिर टीचर से डिस्कशन किया, तब उन्होंने कहा कि ये ब्रेकअप है बेटा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का।
समझ गए बात को? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ आ रहे हैं इसके अंदर, कंसीडरेशन के अंदर। क्यों? आप क्लासेस ले रहे हो, ये भी प्रोसेस फ्यूचर में चल रहा है। पेमेंट्स कुछ बच्चे अगर इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं तो वो भी फ्यूचर में चल रहा है। लेकिन जिस बच्चे ने एडवांस पूरी फीस डिपॉजिट कर दी, अब उसको हम जो प्रॉमिस अपने पूरे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? फ्यूचर में प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं। वो पास्ट में कर चुका है अपने प्रॉमिस पूरे, तो पास्ट जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ देते जा रहे हैं, वो प्रेजेंट में चल रहे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ, उसने डिस्कस किया सर से कि आई विल पे आफ्टर एग्जाम्स। इमेजिन कि हो गया सर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लिया, पास हो गया। पास होने के बाद बच्चा फीस आकर दे रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो पास्ट सर्विसेज के बदले मुझे पे कर रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो पास्ट सर्विसेज के लिए मुझे पे कर रहा है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग बैड डेट्स करते हैं, अकाउंट्स में बैड डेट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, क्या था बैड डेट्स का ट्रीटमेंट? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। मैंने बैड डेट्स पूछा है, जो पैसा डूब गया, मर गया, मरा हुआ पैसा लॉस, डेबिट। डेटर्स घट गए, अब मांग नहीं पाएंगे, डेटर्स क्रेडिट। बैड डेट्स टू डेटर्स। एक शरीफ इंसान 1 साल बाद आया भागा भागा, वो जो पिछले साल पैसे डूब गए थे ना आपके, वो मैं ही हूं, प्लीज ले लीजिए। सतयुग का टाइम था, आ गया वो, पैसे लौटा दिए उसने हमारे। मैं लेने से मना करूं कि ना भाई तेरा तो बैड डेट हो गया, हम नहीं लेंगे, हम ऐसा कह सकता हूं मैं? लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पीछे हुआ था, तो फिर एंट्री क्या करते थे आप लोग, याद करो? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो क्या वो गेन था? वो सिर्फ लॉस और गेन्स आपस में कॉम्पनसेट हो गए। समझ गए? वो कॉम्पनसेट हो गए, तो उस बेस पर आपने ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पास्ट प्रोमिसेस की पेमेंट्स कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो चीज है, वो प्रॉफिट नहीं है कि कहीं अब आप इनकम टैक्स वालों को टैक्स लो जी, इनकम टैक्स वाले आकर बैठ गए इधर आओ, आप ट्रीटमेंट है उसका, वो अभी इसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। तो समझ के बात को कि वो बैड डेट्स रिकवर्ड भी हमारे उसी बेस पर ले लिए जाते हैं कि हाँ ये हमारे लास्ट प्रोमिसेस की पेमेंट आ रही है, अकाउंट्स में दिखा सकते हैं। क्या कोई पर्सन ऐसे ही आपके पास आ जाए और कहे ये लो जी 1 लाख रुपए, ऐसे ही बिजनेस में कोई आया, कह रहा दिल बड़ा खुश है मेरा आज, तो आपके बिजनेस को 1 लाख रुपए दे, क्या दिखाओगे? चैरिटी। चैरिटी, क्योंकि बिजनेस इनकम तो हो नहीं सकती। कैसे दिखाओगे बिजनेस इनकम? चैरिटी से तो इनकम में चली जाएगी, लेकिन सपोज आप चैरिटी नहीं दिखाते तो आप कहोगे चैरिटी आप क्यों ले रहे हो, इनकम टैक्स वाला है, आपको क्या चैरिटी की जरूरत है? आप कहोगे सही बात है, मैं चैरिटी क्यों लूं, क्योंकि चैरिटी तो एनजीओ लेगा। आप एनजीओ नहीं हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आप चैरिटी नहीं ले सकते। तो क्या करोगे आप? बताओ क्या करोगे? क्रेडिटर दिखाओगे ना उसे, लोन दिखा दोगे, लायबिलिटीज में तो कहीं ना कहीं स्टैंड करता रहेगा, क्योंकि इनकम तो दिखा नहीं सकते। इनकम का तो आपके पास लॉजिक नहीं है। तो रीजन क्या है कि कंसिडरेशन मिसिंग हो रहा है, लेकिन पैसे आ गए उसकी एंट्री करनी है, पैसे आ गए उसकी एंट्री करनी है, बट कंसिडरेशन नहीं है वहां पर, समथिंग इन रिटर्न नहीं है। आपने 1 लाख रुपए ले लिए, लेकिन 1 लाख के बदले तो कुछ दिया ही नहीं आपने, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कभी कभी गलती से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, पैसे ट्रांसफर करने थे योगेश गुप्ता के बैंक अकाउंट में, और गलती से कोई XYZ दूसरा योगेश गुप्ता के अकाउंट में चले गए आपकी गलती से पैसे, तो क्या आप वापस क्लेम नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? वाई? क्योंकि आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आपका कोर्ट में आर्ग्यूमेंट क्या चलेगा कि हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, अमाउंट जो है रॉन्गली ट्रांसफर हुआ है। रॉन्गली ट्रांसफर रीजन है, बट
पैसे वापस इसलिए आएंगे क्योंकि उसके साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है ये बात को कहने का कि ये पैसा मैं नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि आपका उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था, इसलिए पैसा वापस आता है। नो कंसिडरेशन। लेकिन अगर कंसिडरेशन है तो पैसा वापस ले पाओगे क्या? तब तो झूठ भी बोल दो कि नहीं सर गलती से ट्रांसफर हो गए, वो दिखाएगा नहीं नहीं मैंने कार दी है इनको, ये देखो साइन किए हुए, नहीं ले पाओगे ना वापस, वो कंसिडरेशन हो जाएगा। ये चीज समझाने की कोशिश करें। क्लियर है पॉइंट? ये बेसिक था। अब पूरी डेफिनेशन याद कर पाओगे या हो गई? याद नहीं हुई लेकिन अभी कर लेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। When at the desire of the promiser, कॉमा के बाद आपने आएगा द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब उसके बाद आपका पास्ट, पास्ट में क्या क्या है? हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कॉमा डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, डी से एस में आ गए, और प्रॉमिस टू डू फ्यूचर और एब्सटेन, अब एस बी हट गया, वहां डी से एस में आए थे, अब एस बी हट गया, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्लियर है पॉइंट? याद रहेगी, एज इट इज याद करनी है बेटा, ठीक है सबको? गुड। इसको फिर हम एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आया? कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, यही आ रहा है, बार बार रिपीट यही हो रहा है, एक्ट है कुछ करने के लिए। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। लिखा है कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऊपर था एक्ट है डूइंग समथिंग, दूसरा या फिर ये क्या है? एब्सटिनेंस है या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दो चीजें हैं, या तो करो या ना करो। तीसरा क्या कह रहा है? इनके एग्जांपल डिस्कस करूंगा। तीसरा क्या कह रहा है? स्टार्टिंग यही हुई थी, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो यहां पर देखो आगे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर है। आओ जी आओ, गुड मॉर्निंग। ठीक है नहीं मैंने कुछ कहा ही नहीं। आई टेक अ पॉज फॉर यू कि जब बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कभी किसी बच्चे को ऐसा कुछ नहीं कहता। आप समझदार हैं सारे लोग हमसे ज्यादा। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट यहां तक समझ आ रहा था आपको? फोर्थ पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसेस, क्योंकि ये क्या था? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर स्टार्ट हुआ, फिर साफ साफ लिखा था द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी वो प्रॉमिस या तो प्रॉमिस खुद पूरा करेगा या कोई और पर्सन। ठीक है जी। और फिफ्थ क्या है उसका नटशेल? ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एनालिसिस था पूरी डेफिनेशन का। ठीक है, 5 पार्ट्स के डेफिनेशन के एनालिसिस हैं, देख लो एक बार पांचों एनालिसिस। पहला कंसिडरेशन क्या है? डूइंग समथिंग। दूसरा क्या है? एब्सटिनेंस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तीसरा मूव हो रहा है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तीसरा फुलफिल कौन करेगा? प्रोमिसी, या प्रोमिसी के अलावा कोई और पर्सन भी कर सकता है। फिर पास्ट, ये डेफिनेशन का एनालिसिस है। ठीक है जी। मार्क्स ज्यादा आ जाए, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने डेफिनेशन लिखा 2D के हिसाब से, फिर उसको एनालिसिस कर दिया। मान लो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी है तब तो डेफिनेशन एनफ है, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का आ गया तो 1 नंबर उसका एनालिसिस है। 4 नंबर का आ गया तो अब जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे सिर्फ कंसिडरेशन, सिर्फ कब? जब वो कह रहा है डिफाइन कंसिडरेशन। बाकी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो भी चौथे पार्ट, अभी ये पहला पार्ट तो एनालिसिस ही है, बाकी 3 पार्ट अभी और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल पढ़ लीजिए जरा जल्दी से, क्या कह रहा है। थोड़ी थोड़ी मेहनत आपकी कराऊंगा।
ये तो सिंपल है, हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पहला में एग्जांपल भी है ना, गारंटी भुवन टू पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 मंथ क्रेडिट। चलता है क्रेडिट तो फ्यूचर आगे, यानी एक प्रॉमिस अब कब होगा, फ्यूचर में फुलफिल होगा। तो उसने ऊपर बोल दिया कि कंसिडरेशन फ्यूचर में हो सकता है। सेकंड में क्या कह रहा है, कॉलेज स्टूडेंट का क्या कह रहा है, कॉलेज क्या कह रहा है, प्रॉमिस कर रहे हो। क्या उन्होंने आपसे फीस जॉब देने के लिए ली है? कॉलेज का मेन प्रॉमिस क्या है, पढ़ाना। तो क्या कह रहा है, द प्रॉमिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन फॉर द एक्ट स्टूडेंट स्कोरिंग अबव। फीस उन्होंने ली आपसे पढ़ाने की, पढ़ाने के बाद आपके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो 95% से ज्यादा स्कोर लाएगा हम लोग उसको क्या करेंगे, एमएनसी में जॉब प्रोवाइड करेंगे। ये एक रिटन एग्रीमेंट होगा तभी पॉसिबल है, यही बता दूं। अभी इसके बारे में आगे और एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ थर्ड एग्जांपल जल्दी से। एब्सटेंस आ गया, ये फिर से रिपीट हुआ है, पिछली बार भी आया था, तब भी मैंने बताया था। बस ये ध्यान रखना है कि इस चीज को इतना ही याद करना कि कोर्स के कंटेंट के हिसाब से ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी लॉ में। ये मैंने तब भी समझाया था कि कुछ हार्श एक्ट्स हैं, हार्श सेक्शंस हैं जहां पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। ये विद द कंसेंट ऑफ जजमेंट जज होती है, अगर जज आपको अलाउ कर रहे हैं तब। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोर्थ में क्या कह रहा है, भाई बराबर वाली घर की बात आ गई, हम उसको एब्सटिनेंस कर रहे हैं कि भाई प्लीज यहां मत करो, है ना। आगे तो हमारे क्लियर, ये पांचों पॉइंट क्लियर। एग्जाम्पल सिर्फ 2 के लिए दिए इसने। आ जाओ जी, एक लास्ट में कंक्लूड क्या कर दिया, कंसिडरेशन क्या है, प्रॉमिस है, परफॉर्मेंस है, द पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। इसी में बार बार फोकस कर रहा था। कार वाला एग्जाम्पल जो ले रहा था मैं, यही बार बार फोकस कर रहा था। आपके एंगल से सोचो तो भी प्रॉमिसर प्रॉमिसर बन जाएंगे, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। मेरे एंगल से सोचोगे तो भी प्रॉमिसर प्रॉमिसी बन जाएंगे। लड़ाई ये नहीं है कि हु इज प्रॉमिसर, आंसर ये है कि देयर इज वन प्रॉमिसर अदर वन इज प्रॉमिसी। ये बस आंसर ये है, आपको लड़ना नहीं है कि प्रॉमिसर की लड़ाई नहीं है यहाँ पर सिर्फ आंसर ये है कि एक प्रॉमिसर रहेगा हमेशा और एक प्रॉमिसी, बस दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम, देखो क्या कह रहे हैं, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। हम लोग हर जगह आ रहे थे लीगल रूल्स में, स्टार्टिंग से आते जा रहे हैं, है ना। लीगल रूल्स में स्टार्टिंग से आते जा रहे हैं, तो कंसिडरेशन के भी अपने लीगल रूल्स हैं। पहला, हालांकि जो एनालिसिस है उससे मैच करता हुआ ही आएगा क्योंकि डेफिनेशन से ही तो निकल रही है सब चीज। तो क्या कह रहा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। डिजायर मतलब मैंने अपनी कार बेची, मैंने कहा कि आई विल टेक मनी ओनली इन फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट, आई विल नॉट टेक कैश। डिजायर, अब मेरी इच्छा पर चलेगा। मैंने आपको ऑप्शन दिया क्या, या ड्राफ्ट से ही लूंगा, ना चेक से लूंगा, ना कैश लूंगा, प्लीज डीडी लाइए और कार ले जाइए। ठीक है, ये है मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसके बारे में जरा पढ़े थोड़ा सा। बहुत आसान चीजें इसलिए वहां पर मैं आपको फोकस करूंगा, आप पढ़ो इसको जल्दी से। क्या कह रहा है, consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promiser। डीडी लाओगे, आप ले आओ, आपके ब्रदर भी दे सकते हैं, मैंने कहा था यही होता है ना, दे सकते हैं। तो अदर पर्सन आ गया, लेकिन नीचे कुछ 2 बातें बताई बड़ी अच्छी सी। क्या पहली बात क्या है, बताओ क्या है पहली बात, इज इनफोर्सेबल। वो इनफोर्सेबल है,
कब? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिडरेशन ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेटलमेंट इज इनफोर्सेबल। अगर सेटलमेंट की बात हो रही है तो वहां पर ये इनफोर्सेबल है। ज्यादा उसको आर्ग्यूमेंट्स पर अभी नहीं जाना, क्योंकि फिर कोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, अभी कम में करना है। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगी तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन बात अगर आ रही है सेटलमेंट को लेकर, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इनफोर्सेबल है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एनी एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंसिडरेशन। डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी नहीं चलेगा, डिजायर ऑफ किसकी चलेगा? सिर्फ प्रॉमिसर, मेरे एट द प्रॉमिसर। डिजायर लिखा हुआ है साफ साफ, स्टार्टिंग यही हुई है। डेफिनेशन को देखोगे, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जबकि प्रॉमिसी के ऑप्शन में क्या लिखा है? द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। मैंने कहा मुझे तो डीडी में ही पेमेंट चाहिए, आप लोगों ने फोन किया, गलती से मेरी वाइफ ने फोन उठा लिया, आपने पूछा कि क्या मैम चेक दे दे, मेरी वाइफ ने कह दिया दे दो, और आप आ गए चेक लेकर, तो क्या वो मेरे डिजायर पर हुआ? नहीं। मेरी वाइफ का तो उससे लेना ही देना नहीं। समझ रहे बात को? ये चीज है, इसलिए एग्जाम्पल समझो कितना इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं। जब मेरे डिजायर पर चलेगा तो ठीक है, लेकिन मेरे अलावा किसी और से पूछ लिया, अब आप कोर्ट में कह रहे हो नहीं सर हमने तो इनकी वाइफ से पूछ लिया था, सर झूठ बोल रहे। तो जज क्या बोले? किससे पूछा था? वाइफ से। क्या इन्होंने बुलवाया? क्या सर के पीछे वर्डिंग्स थे? आई डोंट नो। आप कहोगे सर ये नहीं मालूम, मुझसे पूछा जाएगा, आपने बोला था? मैं सर मैंने नहीं बोला, खत्म, आपकी बात नील हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? छोटी छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी। ये देखे, इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा। पहले प्लेंटिफ का नाम लिखो ना। हाँ जी बेटा। पहले प्लेंटिफ का नाम लिखो ना। बेटे जब हम जाते हैं केस फाइल करते हैं तो उसमें प्लेंटिफ का ही नाम होता है, अपील में प्लेंटिफ नीचे चला जाता है। जैसे आपने केस सूट किया, फाइल किया मेरे अगेंस्ट, मान लो मैं नाम भूल गया आपका, मरियम, तो नाम पड़ेगा केस का मरियम वर्सेस योगेश गुप्ता। नाउ यू आर प्लेंटिफ एंड आई एम द डिफेंडेंट। मेरे अगेंस्ट जजमेंट आ गई, या मेरी जजमेंट से आप खुश नहीं है, मेरे अगेंस्ट जजमेंट से खुश नहीं है, आप अपील में गए, तो अपील में उल्टा हो जाएगा। अब आप गए अपील में तो आपका नाम आ गया, मैं अपील में अगर चला जाऊंगा तो मैं ऊपर आ गया, अब वहां पर प्लेंटिफ मैं बन गया एक तरीके से, मतलब अब एप्लीकेंट में हो गया, उसे प्लेंटिफ नहीं बोलते, एप्लीकेंट बोलते हैं। जब मैं अपील में गया हूं तो वहां पर आपका नाम नीचे आ जाएगा। लेकिन केस कौन सा चल रहा है? वो स्टार्टिंग वाला ही केस की मेन हेडिंग वही है, मरियम वर्सेस योगेश गुप्ता। जब लास्ट में आंसर आएगा, जब कोई फाइनल जजमेंट बनेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तो मेन वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, आप इसलिए कह रहे थे कि दुर्गा प्रसाद का नाम कैसे आ गया पहले, क्योंकि वो डिफेंडेंट है। हाँ, ये अपील होगी सर, ये अपील होगी, दुर्गा प्रसाद के फेवर में कम होगी तो दुर्गा प्रसाद अपील में चले गए कि भाई ये गलत हुआ मेरे साथ, ये होता है। तो देखो क्या कह रहा है, दुर्गा प्रसाद प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स व्हिच वुड बी सोल्ड थ्रू देयर एजेंसी इन द मार्केट। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी। जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने मार्केट बनाई थी। मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ सी कलेक्टर, और उस वक्त बनाई किसने थी? पी ने, और किसके डिजायर पर? कलेक्टर के डिजायर, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। वो डी के डिजायर पर नहीं बनाई थी उसने। डी वॉज नॉट बाउंड टू पे एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस वाइड। इसीलिए, क्योंकि वो अलग पार्टी हो गया। जो पार्ट होना चाहिए था किसका? पी और कलेक्टर सी का, तो डी कुछ नहीं है, तो वो डी से मांग नहीं सकता। पी जो है डी से पैसे मांग रहा होगा, पी जो है डी से पैसे मांग रहा होगा यहां पर, तो डी बाउंड नहीं है। ठीक है जी, ये पढ़े जरा। अगला
R saves S goods from fire. सोशल वर्क कर गया फॉर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो. R कैन नॉट डिमांड. मैंने इसीलिए वर्ड बोला क्या, अभी क्या बोला मैंने, क्या कर गया, सोशल वर्क कर गया. इनको ध्यान रखो करो वर्ड्स को. आप सोशल वर्क करोगे तो फीस मांगोगे क्या, नहीं मांगोगे ना. पड़ोसी का कुत्ता बाहर बंधा हुआ है और आप आए 1 लीटर दूध, नहीं 1 लीटर दूध लाए, 50 रुपए का, आपने उसको पिला दिया, अनडॉक करके कह रहे हो 50 रुपए दूध, हमने आपके डॉग को दूध पिलाया. नहीं मांग पाएंगे ना. ये चीज है, सोशल वर्क है. आएगा इसका कॉन्ट्रेरी एक आएगा भी, वो भी लास्ट, सबसे लास्ट पॉइंट है इसका कॉन्ट्रेरी. याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ, इसी सोशल वर्क का कॉन्ट्रेरी एक है. पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक ही है, सोशल वर्क का कॉन्ट्रेरी. मतलब सोशल वर्क करने में कहाँ फंसेंगे वो भी बताएंगे. द एक्ट डन वॉलंटरी था. आपको ना तो उन्होंने कहा था कि मेरे डॉग को दूध पिला दो, आई विल पे. आप अपने आप से पिला रहे हैं. सोशल वर्क करने का लिए जितना मर्जी कर लो. यू आर नॉट बाउंड टू आस्क. आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते, ना मांग सकते हो, ना मुझे बाउंड कर सकते. ठीक है, पॉइंट क्लियर पहला. सेकंड देखो क्या कह रहे हैं. कुछ लोग जुड़े भी हैं आज की क्लास में, देख तो नहीं रहा मुझे कोई भी, एक भी नहीं है. अच्छा, मीटिंग ऐड हो गई है भाई. भाई किसी ने मैसेज नहीं किया आपको? अभी हुई है. अच्छा, बस मेरी तरफ से सॉरी बोल देना अगर आवाज ठीक ना आ रही हो, क्योंकि थोड़ा सा अभी गला. हो गया होगा अब ना. हाँ जी सर. अच्छा, शेयर स्क्रीन करना है. सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. ये एनालिसिस में भी था, यहां पर भी था. 2 लाख रुपए का डीडी आप भी दे सकते हैं मुझे मेरी कार के बदले, आपके पेरेंट्स भी दे सकते हैं, आप किसी को भी भेज सकते हो. वो माना जाएगा एक्सेप्टेबल है. मैं ये नहीं कह सकता कि कोई और क्यों आया है मैं उन्हीं के हाथ से लूंगा, नहीं. देखो क्या कह रहा है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. आपके ब्रदर, फादर, पेरेंट्स, फ्रेंड, आपकी, हम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बजाय, उसके बावजूद भी वो लोग आकर मुझे वो डीडी पे कर सकते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. डॉग को दूध पिलाना तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आप जबरदस्ती एंटर कर गए. लेकिन पेमेंट कोई भी कर सकता है, यानी प्रोमिसी की तरफ से स्ट्रेंजर आ सकता है. तो साफ साफ है, ये क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए. स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ठीक है जी. तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन समझ गए. आपके ब्रदर, आपके फ्रेंड्स, आपके कुछ भी पेमेंट लेकर आ रहे हैं, वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है. उनको तो पता भी नहीं होगा एनवेलप में क्या है. ठीक है ना. लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. एग्जाम्पल 6 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. यहां पर आपको एकदम कहेंगे कि क्लियर हो गया. चनया वर्सेस रमया. आज की प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत फ्रूटफुल एग्जाम्पल है बेटा. हम तो कोर्ट में देखते हैं, हर तीसरे, चौथे, पांचवें घर में समस्या है जो ये आ रही है, प्रॉपर्टी वाली, है ना. तो इसलिए बड़ा फ्रूटफुल एग्जाम्पल है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से. एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर. सिंपल सी बात है. सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का ये रेज हुआ लास्ट बैच में, तो आप भी कर सकते हैं कि सर गिफ्ट क्यों, वो तो उसका राइट है. बताओ क्यों.
हम्म सब बच्चों को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे राइट होता है। गुड। और तैयार है वो? ऐसे तो एक और पीढ़ी आगे जाकर वो एंसेस्ट्रल बनता है एक्चुअली। तो मतलब आपके ग्रैंडफादर के फादर की प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। बट बाय क्लॉज आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर भी राइट रखते हैं, यानी उस केस में आपके फादर आपकी परमिशन के बिना उस प्रॉपर्टी पर जल्दी से एक्शन नहीं ले सकते। जल्दी से आपको उसमें लेना पड़ेगा अपने फेवर में उन्हें, है ना। पेरेंट्स कहेंगे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो आप, हाँ? ये नॉलेज की बात है। जो मैंने पूछा था ना गिफ्ट, बेटा क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के जिंदा रहते हमारा उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। बड़ी खतरनाक सी बात बोल रहा हूँ, है ना। कॉन्ट्रैरी सी लगती है कि सर कैसी बात बोल रहे हैं। हाँ ये सच है, जब तक वो जीवित है हमारा उन पर उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं। अपने जिंदा रहते वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने गिफ्ट कर दी अपनी डॉटर को, क्योंकि वैसे तो उसे मिल नहीं सकती थी क्योंकि वो लेडी जिंदा है। अब वो चाहती है अपनी बेटी को देना, दे हैव टू गिफ्ट। कोई भी होगा तो उसको गिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें गिफ्ट डीड बनती है। क्या बनता है? गिफ्ट डीड। अब उसने अपनी डॉटर को दिया, लेकिन एक देखो क्या कंडीशन लगाई है, बड़े ध्यान से, with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle. Maternal uncle मतलब मामा हो गए, है ना, by way of annuity। वैसे ही पूछ रहा हूँ, चलो कॉमर्स के स्टूडेंट से एन्युटी क्या होता है? अरे वाह, चलो फिर तो गलत टाइम में पूछ लिया, आप तो सबको पता होगा। भूल भी गए? अभी सुमित सर को बताओ। किसी को तो याद होगा, है ना। ऐसे टाइम पे सब मरियम की तरफ जाएंगे, अरे मरियम ने जरूर नोट किया होगा। सर उसने पूछा एलईडी क्या होता है, फिर से मैं भी बताया। चलो अच्छी बात है, रिपीट हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैरी नहीं लेना, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बताऊंगा। एनईटी होता है एक रेगुलर कंट्रीब्यूशन या रेगुलर पेमेंट इन अ रेगुलर इंटरवल एंड सेम अमाउंट, उसे एन्युटी कहते हैं हमेशा। यार एक बात बताओ, नहीं 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 नहीं, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। एन्युटी उसने ये मांगा कि मेरे ब्रदर को आप हर महीने कुछ ये पेमेंट करना, तो भाई क्यों गलत है? क्यों नहीं हुआ? जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको देने। हाँ डॉटर को हाँ, मदर ने डॉटर को प्रॉपर्टी गिफ्ट की विद द कंडीशन कि आप जब तक मेटरनल अंकल जिंदा रहेंगे हर महीने 10,000 रुपया उनको दोगे। ये कंडीशन है। हाँ, उनका क्वेश्चन है कि फिर गिफ्ट कहाँ हुआ? तो आपकी बात 100% ठीक है, बट हाँ उन्होंने उसके बदले में एक लमसम अमाउंट नहीं लिया, इसलिए वो गिफ्ट हुआ। एक लमसम अमाउंट नहीं लिया इसलिए वो गिफ्ट हुआ। गॉट दिस पॉइंट? दूसरी बात कि डॉटर और इस तरह के रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है वो गिफ्ट डीड से ही होती है, तो इसको वो गिफ्ट डीड ही बोलेंगे। हाँ, उस गिफ्ट डीड में कुछ कंडीशन आप लगा सकते हो। अब आपको जो चीज समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो ये कि ये जो मामू जान आ गए बीच में, अब ये क्या है? थर्ड पार्टी। बिटिया ने कुछ दिन तक तो पैसे दिए एज यूजुअल, ह्यूमन नेचर। ने कहा कौन मामा, मैं नहीं जानती आपको, देखो पढ़ो क्या करें। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग
इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युटी। उस वक्त उसने सब साइन कर दिया, गुडी गुडी लग रहा था, प्रॉपर्टी मिल रही थी। द डॉटर डिड नॉट हाउएवर पे द एन्युटी एंड द अंकल सूड टू रिकवर इट। अब मामू जान कोर्ट पहुंच गए कि मेरे को ये पैसे नहीं दे रही। तो ये बताना है कि वो क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है। क्या वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है या वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है? तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, क्योंकि उनको पैसा मिलना है। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब आपका जो उनका क्वेश्चन बड़ा सटीक था कि गिफ्ट कहाँ हुई। मैं तभी कहता हूं जरूर बोलो, क्योंकि जो बोलोगे उसमें तर्क है। उसने बिल्कुल सही बोला कि गिफ्ट तो है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन क्या था? बेटी की तरफ से कि आई विल पे रेगुलरली सच अमाउंट ऑफ एन्युटी टू माय मैटरनल अंकल। दैट वाज द कंसीडरेशन गिवन बाय द डॉटर टू हर मदर। अब वो कंसीडरेशन देने से मना कर रही है। देखो क्या आंसर दिया है कोर्ट ने। अगली लाइन में, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अंकल टू रिकवर द मनी। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट आनी है उसके बदले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी वो तो पहले हो चुकी है। डॉटर के पास कंसीडरेशन पहुंच चुका है। अब कंसीडरेशन किसके पास आना है? मदर के पास, इन फॉर्म ऑफ टू अंकल, इन फॉर्म ऑफ टू अंकल। गेटिंग पॉइंट? तो ये आपको हमेशा याद रखनी बात। क्लियर? बढ़े आगे। थर्ड, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। क्या डिफरेंस है दोनों? क्या हुआ? कह रही मामा को पैसे मिलने कि नहीं मिलने? हाँ हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं। तो पढ़ो ध्यान से बेटा। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अंकल टू रिकवर द मनी। वो क्या कह रही है, बिटिया क्या कह रही है? एक्चुअली अंकल पहुंचे जब कोर्ट, तो बेटी कह रही है इनके साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, ही इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। वो ये कह रही है व्हाई शुड आई पे हिम मनी। वो ये कह रही है कि ही इज द थर्ड पार्टी, मेरी मदर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने गिफ्ट डीड मुझे दे दी, दैट्स ऑल, व्हाई शुड आई पे हिम। तो जज ने वही कान पकड़ लिया, इधर आओ, हाउ कैन यू से लाइक दिस। आपने अपनी मदर को क्या प्रॉमिस किया? बताओ क्या प्रॉमिस किया? कि मैं पे करूंगी। तो क्या वो प्रॉमिस पूरा कर रही हो? नहीं कर रही। तो बस कंसिडरेशन जा ही नहीं रहा आपकी मदर को। आपकी मदर आपसे कंसिडरेशन यही तो मांग रही है। जब वो नहीं जा रहा तो कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं है, मैं आपकी गिफ्ट डीड ही कैंसिल कर देता हूं। डर गई। इसमें तो इतनी कहानी बताई नहीं। जज कहता है डोंट एग्री ना, ओके लेट्स मेक इट जो इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले की थी वैसी डील बना देते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के एंटर से पहले क्या था? आप डॉटर थी, हाँ जी, वो मदर थी, हाँ जी, प्रॉपर्टी किसकी थी? मदर की। चलो बाहर हो जाओ। एक्चुअली ये सिचुएशन क्यों खेली गई, अब हम ही लोग खिलवाते हैं, सॉरी क्या करें। जब मदर की डेथ हो गई होगी, तब मदर की डेथ के बाद वकील साहब ने समझाया होगा मत दे, अब नहीं मांग पाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी बाय राइट तुम्हें मिलनी है। जब बाय राइट मिलनी है तो तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। एक्चुअली गेम ये थी। अब तो किताबों में इतना लिखेंगे नहीं ना, मैं आपको अंदर की बात ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली गेम ये खेली जा रही थी। लेकिन जज भी स्मार्ट थे कि भाई वो वकीलों की हाँ, फिर उन्होंने कंसिडरेशन पढ़ा दिया उसे कि आ जाओ बेटा, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए नॉलेज, एज अ सीए बहुत सारे क्लाइंट मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या करें, पापा मम्मी गए, जज जाने वाले हैं,
मतलब प्रैक्टिकल बिहेवियर में बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ फन, सच्ची में होता है बेटा, सच्ची में होता है। आप लोगों से ही सब गाइडेंस मांगेंगे, इसीलिए ये सब चीजें बताई जा रही है आपको कि मोटा मोटा तो पता ही हो। बाकी मेरा नंबर याद रखना। तो बेटा एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी क्या होता है? टिड मतलब कंप्लीट, ट्री मतलब होना है, अभी फ्यूचर में बचा हुआ है कुछ, या तो एक तरफ से या दोनों तरफ से, बस इतना सही है इसमें। तो पढ़ लो जरा, बहुत इजी है कुछ चीजें, ये मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करना। परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट सेट टू बी एग्जीक्यूटेड, प्रॉमिस एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि जब अभी तक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है तो वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो डिस्कस हो गया। फिफ्थ पॉइंट, नीड नॉट बी एडिक्वेट। अभी मदर डॉटर के बीच में कंसिडरेशन की बात आई थी, तो एडिक्वेसी कैसे डिसाइड होगी? है ही नहीं कोई पॉइंट। कितनी एन्युटी डिसाइड होगी? है ही नहीं कोई पॉइंट। हो सकता है प्रॉपर्टी 100 करोड़ की हो और वो से 1 लाख रुपया महीना दे रही हो सकता है अंकल 2 महीना ही जिए। इमेजिनेशन। तो कितने में मिल गई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी? 2 लाख रुपए में। कंसिडरेशन 2 लाख रुपए। सर अगर उसने खुद ही मार दी? अरे अलर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में क्राइम भी चल रहा है। ये लैंग्वेज सीए के मुंह से ठीक नहीं लगेगी, ये हमारे मुंह से ठीक लगेगी। सीए को इसीलिए तो लॉयर से ज्यादा अच्छा माना गया है। नो नो नो, है ना, आप ये बातें हमसे कहलवाना। हो सकता है बेटा, फिर वहां पे वही है कि अगर कॉन्स्पिरेसी खुल गई, पूरे दाने बिक जाएंगे, पूरे दाने बिक जाएंगे अगर वो कॉन्स्पिरेसी खुल गई। ना खुले तो पिक्चरें बहुत सारी आई हुई हैं, दृश्यम 2 भी आ गई। ना खुल पाए तो दृश्यम 2 भी आ गई है। जिसने नहीं देखी हो उस क्रिमिनल एस्पेक्ट से जरूर देखना। नहीं देखी है, अब जरूर देखेगी। ये देख वन भी, तब पहले तो 1 ही देखनी पड़ेगी, 2 देखोगी तो जंप हो जाएगा, ये क्या कर रहा है। 1 में ही मजा आएगा। नहीं, कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि हम क्रिमिनल बने, इस तरह के क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, ये भी तो समझना जरूरी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ऐसा भी करते हैं लोग। अच्छा, हाँ, तो नीड नॉट एडिक्वेट का मतलब क्या है बेटा? जब 2 पार्टीज आपस में राजी है ना, अभी कल मैंने डायलॉग सुना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब जब 2 पार्टीज आपस में एग्रीड हैं तो एडिक्वेसी खत्म हो जाती है। एडिक्वेसी सिर्फ कहाँ रह जाती है? जैसे प्रॉपर्टीज के मैटर है, प्रॉपर्टीज के मैटर में गवर्नमेंट का इंटरवीन होता है, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशंस बैठाई गई हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के लॉस को फुलफिल करना है। तब आप ये नहीं कह सकते कि मियाँ बीबी राजी तो आपको, वहां नहीं कह सकते, समझ गए? तो इसलिए ये हमें ख्याल रखना है। आपने देखा होगा, आप अपनी कार को मॉडिफाई करा लें, अगर सुना भी होगा, एक है कोई चाचा जी जो कार को मॉडिफाई करते हैं, नहीं छाबड़िया साहब है ना कोई, है ना, तो वो कार को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि आपकी ऑल्टो को BMW बना देंगे। हाँ सीरियसली कह रहा हूँ, आप अपनी ऑल्टो ले जाओ और उनको डिजाइन दिखा दो, आप अपनी ऑल्टो नहीं पहचान पाओगे कि ये मेरी है क्या, इतना मॉडिफाई कर देते हैं। क्या हुआ, सरकार ने देखा कि जिसे देखो कार मॉडिफाई करा रहा है, मैं वो जो गवर्नमेंट की बात आ रही तो इसलिए मैंने कहा कि समझा दो। ऐसे तो कोई लेगा नहीं मुझे कार्स। कैसे? सारे अपने ऑटो को BMW बनवा लेंगे। हाँ तो यही तो हो रहा था। अब रजिस्टर्ड कार है ऑल्टो और टक्कर मार के भागी ऑडी। है ना, नंबर से देखा तो ये तो ऑल्टो कार है, नहीं नहीं सर ऑडी ने मारी टक्कर। अरे भाई रजिस्टर्ड तो ऑल्टो है। तो छाबड़िया साहब की याद आ गई सबको कि ये कार को तो मॉडिफाई कर देते हैं।
तो फिर गवर्नमेंट ने वहां पे इंटरवीन किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते। अब आपने देखा होगा मोटर एक्ट के अंदर काफी खास चेंजेस आ गए। नाउ यू कैन नॉट मॉडिफाई योर कार। क्या बात है, मतलब उधर ऑल्टो को टक्कर, ऑल्टो वाला बेचारा ऑडी बन के टक्कर मारा या, और सरकार और पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं भाई ऑडी टक्कर। BMW का प्राइस तो भाई इसका मतलब मॉडिफाई तो वो हो गया ना कि आप ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जो ट्रुथनेस है उससे दूर भाग रहे हैं, फेक लाइफ जी रहे हैं। इसे तो फेक लाइफ कहेंगे ना कि ऑल्टो खरीदी 5 लाख रुपए की आ जाती है शायद 5-6 हाँ भी साल। कह सकते हो, अगर कोई अच्छा इंसान, मतलब थोड़ा सा रिच इंसान है, वो पैसे नहीं वेस्ट करना चाह रहा है इतनी ज्यादा बड़ी गाड़ी में, वो ऑल्टो खरीद के वो करवा रहे हैं। सर वो ऑटो उसमें वो करवाने में भी पैसा वो बहुत लेता है ना हाँ, मॉडिफिकेशन। ले तो हाँ लेता लेकिन उतना तो नहीं लेगा। 2 करोड़ की अगर एक गाड़ी है हम्म। और 1 लाख की सपोज गाड़ी है, मेरे को पता नहीं प्राइस। 1 लाख की कोई अरे मैं सपोज हाँ हाँ, हम सब इमेजिनेशन पर चल रहा है। प्राइस नहीं मालूम। 5 आपकी लाख बात के, मान 10 ली, लाख के। आपकी बात सब मान ली बेटा। तो ऐसी दलीलें दी थी वहां पर लोगों ने, लेकिन फिर जजमेंट तो कोर्ट की मानी जाएगी ना। तो जज साहब ने कहा कि सॉरी, आप जो दे रहे हो वो बात एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे फिर सब यही करेंगे, है ना। उस दिन मैं एक वो इंस्टाग्राम पर एक रील देख रहा था, तो एक बुलेट आ रही थी, वो इसने हाथ दिया पुलिस वालों ने कि आजा, बिना हेलमेट के आ रहा है। तो उसमें पीछे आवाज चल रही है, फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया। तो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे दिखेगी आपको। तो जैसी वो बुलेट आके रुकी, उसने कहा ले लो जी, कह चलान किस बात का। तो पता चला कि चला वो साइकिल रहा था, बुलेट का आगे नक्शा लगा रखा था उसने। इट वाज अ साइकिल, और बुलेट का आगे का वो लगा रखा था उसने स्ट्रक्चर। तो अब आप देखो। तो खैर मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा था कि सरकार के जहां पर रूल्स आ गए वहां पर आप अपनी नहीं चला सकते, फिर आपको उन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़े। कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ द एनी पर्टिकुलर वैल्यू। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। मेरा लैपटॉप मैं आपको 2 रुपए का दे दूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इच्छा है, मैं 2 रुपए का दे रहा हूं, मैं नहीं मांग रहा ज्यादा पैसे। तो ये कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ऐसी डील्स के अंदर कोर्शन का डाउट रह जाता है। धमकी, मैं कोर्ट पहुंच गया एक दिन बाद कि बच्चों ने गन पॉइंट के ऊपर 2 रुपए में एग्रीमेंट साइन करा के लैपटॉप ले लिया मेरे से, तब फंस जाएंगे। तो इन एडिक्वेसी में थोड़ा सा डाउट ये रहता है। इसीलिए सरकार ने क्या कहा, वो डाउट भी खत्म कर दिया कि भाई हमें प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर में जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो हमें दे दो, हम मंजूर है, फिर आप जो मर्जी करो। मान लीजिए शेख सराय की इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की ट्रांसफर कॉस्ट 1 लाख रुपए आती है, इमेजिन, जो सरकार लेती है। आपको पता ही होगा, किसी को नहीं पता हो तो बता दो, मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। सरकार जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो सरकार एक टैक्स लेती है हमसे, स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में। कार खरीदते हो तो भी लेती है ना। अब मान लीजिए इस पर 1 लाख की सरकार की ड्यूटी बनती है, सुमित सर ने चुपके से मुझे दे दी, हमने आपस में ही सरकार को बीच में से हटा दिया। तो सरकार वहां पर कहती है कि ये जो डील हुई है दिस इज इलीगल, क्योंकि मुझे मेरा शेयर नहीं मिला। तब वहां पर इनएडिक्वेसी। हाँ बेटा, ओनरशिप तो चेंज होगी, ऑनरशिप चेंज ही नहीं होगी। मैं नहीं, हम तो आपको समझा रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हूं तो क्राइम वाली चीजें जल्दी बता देता हूँ आपको। तो ये क्योंकि होता तो क्राइम ही है, फ्रॉड इज अ क्राइम, है ना। जो सीए की लाइफ में जो आएगा उन सब क्राइम से ही तो बचना आएगा, नहीं। एक नए सीए बने थे, एक पुरानी कंपनी के ऑनर ने कहा इन बैलेंस शीट पे साइन कर दे। बेचारे को काम नहीं मिल रहा था, भूखे मरने की नौबत आ रखी थी, उन्होंने साइन कर दी बिना पढ़े। पापी पेट का सवाल है, फंस गए। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सी इंस्टीट्यूट ने। सीए बोल के उसने पेपर नहीं पढ़े। सीए बोल के पेपर नहीं पढ़े।
मजबूरी तो बेटा बहुत कुछ करा देती है, कुछ हुई होगी उसके साथ। लेकिन मैं एक जो बात बता रहा हूं कि ऐसे उन चीजों में फंसना नहीं है, क्योंकि जो क्राइम है वो तो क्राइम ही रहेगा, उसको कोई स्टैंड नहीं कर सकता। पापी पेट का सवाल था तो क्राइम क्राइम ही कहलाया। सी इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। बाद में बातचीत चली, केस चला, कुछ चला, तब जाके बाद में अब जब सीए बन जाएंगे तो आप देखेंगे, इन स्टोरीज को पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, इट नीड नॉट बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस फॉर विच इट इज एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच द लॉ वुड रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। बस वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वैल्यू कर ले। मैंने बताया था, मेरे दोस्त ने वेबसाइट पर बैठा था, 1 रुपए में उसको मिल गया 2 नाइट 3 डेज, मैंने बताया था उसको स्टे मिल गया 1 रुपए में किसी 5 स्टार होटल का। उसने बुक किया, वो बुक भी हो गया इमीडिएट, उसके पास वो भी आ गया जो कंफर्मेशन, एक रिव्यू आती है, वो भी आ गया, वो भी उस्ताद था, सब ले लिया कंफर्मेशन, ये वो, हाँ जी। उसके बाद आधे घंटे बाद फोन आने शुरू हो गए कि सर सॉरी, वी आर वेरी सॉरी। क्या हुआ सर? वो 1 के आगे लाख लिखना था इंग्लिश में, वो लिखना भूल गए। 1 लाख का पैकेज 1 रुपए, अभी अड़ गया। मैं तो आऊंगा, मेरी बीवी को एनिवर्सरी गिफ्ट है, मैंने बोल दिया है, आप कैंसिल करके देखो। भाई साहब 1 रुपए में एंजॉय करके आए, आप कैसे स्टैंड करो? अब तुम्हारी गलती है, तुम जानो। एग्रीमेंट साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं तो जबरदस्ती नहीं की। आप भी सुनते होंगे, काफी आता है कि एक बच्चे ने मोबाइल बुक कराया, उसको आईफोन 14 प्रो मिल गया अभी। हाँ हाँ, आईफोन 14 प्रो पहुंच गया उसके पास। ऐसी चीजें हमारे साथ क्यों होती हैं? तो तरीके इसलिए नहीं होती, भगवान चाहता है कि आप हेल्दी वेल्दी रहें। जिसको जब इस तरह की आदत पड़ जाती है ना बेटा, वो बहुत निठल्ले हो जाते हैं, है ना। फिर वो यही सोचते रहते हैं, अरे भाई अब आईफोन प्रो तो आ गया, अब कार और आ जाए इसी तरीके से। वो एक बेचारे का दिखाया नहीं था उसने, वो कौन सा जीता था, अमिताभ बच्चन क्या कराता है वो, केबीसी, उसने पता नहीं क्या कुछ जीत लिया और उसके बाद वो रो रहा है बेचारा। 5 करोड़ दे दिया। 5 करोड़ जीत गया, वो रो रहा है। अब पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, ऐसी फालतू की चीजें नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ऐसे लोगों के पैसे ऐसे ही जाते हैं। वही वो होगा। टैक्स कट गया होगा ना, इसलिए हुआ। हाँ, टैक्स कट जाता है ना जब ट्रांसफर करते ऐसे लोग निठल्ले हो जाते हैं बेटा, फिर वो कुछ करते नहीं है। जब तक जेब भरी हुई होती है तो फिर वो कहते हैं हम राजा। और राजा की लाइफ थोड़ी जी पाएगा हर बंदा ऐसे। 5 करोड़ में कब तक जी लोगे? सही से इन्वेस्ट करोगे तो दे सकते हो। अब दिस इज अदर कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट उसने यूज नहीं किया। ये कॉन्सेप्ट आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि नाउ यू आर स्टडिंग, और ऊपर से आप सीए पढ़ रहे हो, यू नो द पॉलिसीज, यू नो द वे, यू नो द वैल्यू ऑफ मनी, यू नो हाउ टू कैन मेक मनी फ्रॉम मनी। हो सकता है वो ना जानता हूँ, तो वो केबीसी पहुंच गया। इतनी बहस में आंसर टॉपिक नहीं बन सकते। छोड़ दे भाई, मेरे पास आंसर सारे हैं लेकिन क्लास मेल्ट हो जाती है। आंसर सारे हैं, मैं बहुत मल्टी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। क्या कहता है आगे देखो, तो लॉ ने कह दिया कि बस मुझे डिसीजन देने के लिए कुछ तो हो मेरे पास, कि भाई 2 रुपए में, वो 1 रुपए में उसको पैकेज मिल गया। तो जज कह रहा है कि मैं तो इसको, सर आ रही है, आवाज आ रही है। तो जल्दी से खत्म करते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट एडिक्वेट को कर लेते। तो क्या कह रहा है, एज रिगार्ड्स हैविंग सम वैल्यू, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन। इसको अंडरलाइन कर लो। समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू, जैसे मैंने कहा मैं लैपटॉप अपना 2 रुपए का आपको दे देता हूं, मेरी इच्छा। 70,000 रुपए का लैपटॉप आपको 2 रुपए मिल रहा है,
मैं 2 रुपए में खुश हूं तो गवर्नमेंट को या लॉ को या फिर कोर्ट को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे कोई गवर्नमेंट को बीच में कमीशन देना पड़ रहा है वो मैं दे दूं सब्जेक्ट टू अगर है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इट कैन बी कंसिडर्ड अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। बस बैड बार्गेन हो गई, मेरी बैड बार्गेन हो गई ना कि 2 रुपए में लैपटॉप दे रहा हूं, और कुछ नहीं होगा। ये वाला पढ़ो जरा, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? Section 25 states that an agreement of the professor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. जज ने कहा कि मैं इसको वॉइड नहीं मान सकता सिर्फ इतना भर कहने से कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। पहली जजमेंट सेक्शन 25 के पॉइंट नंबर 2 ने दी है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ने क्या कहा है जज ने कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है, इतने पॉइंट से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं मानूंगा। तो किसके फेवर में आ गया कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट चलेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ो। अब आ गया ना, मैं कोर्ट पहुंच गया कि सारे बच्चों ने AK-47 रख दीजिए मेरे सर पे और साइन करा लिए 2 रुपए में लैपटॉप। अब आप फंस जाओगे। हाँ मैं हाँ वही तो अभी तो बहुत ये बोला है मैंने। पहली बात AK-47 कहाँ से आया, फिर सर के कंधे में रख दी। बताओ जो तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है उसी, और भी ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या हो गया, क्राइम में कन्वर्ट हो गया। यहां पर फंस जाएंगे। उसने इसीलिए शुरुआत ऐसे की, बट एज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन बन जाता है जहां पर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट ना हो, वहां पर उसके डाउटफुल होने के चांसेस हो जाते हैं कि सामने वाली पार्टी ना पहुंच जाए। समझ रहे बात को? ये चीजें एक एग्जाम्पल भी इसका पढ़ लो। देखो वही आ गया, 6 लाख वाला घर 1 लाख में बेच दिया भाई साहब ने। बस सरकार को क्या चाहिए, मेरी ड्यूटी पूरी आ जाए, स्टैम्प ड्यूटी है ना। स्टैम्प ड्यूटी एक फीस को बोलते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो सुन लो। कई बच्चे जो है शर्माते हैं, नहीं पूछते हैं। स्टैम्प ड्यूटी इज अ फीस एक्चुअली, है ना। स्टैम्प क्या है, आप कभी देखते होंगे पहले पुराने जमाने में पेपर्स होते थे, उनके ऊपर बड़ा बड़ा 2-2 रुपया छपा हुआ, 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प। और सरकार जो है, जब आप वो स्टैम्प ड्यूटी का पेपर खरीदते हो तो समझ लो सरकार के पास पैसे पहुंच गए। पहले तो वो जगह जगह मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। अब उनके प्रोमिनेंट प्लेसेस बन गए हैं, वहीं से ही आपको विद ड्यू प्रोसेस आपको खरीदना होगा। तो उसका मतलब है कि आपने सरकार को फीस पे कर दी। ठीक है, तो इसमें वही चीज कहना चाह रहा है, द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड, नॉट रेंडर द ट्रांजैक्शन वॉइड। कह रहे हम इसे वॉइड नहीं मानेंगे। ठीक है, बाकी का पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक जो मैंने एक और पेज सबको भेजा है, कोई बच्चा और तो ऐड नहीं हुआ है ना, सारे ना ग्रुप में, एक ग्रुप में भेजा है मैंने। ये मैंने एक समरी भेजी है, एक घर में बैठा था तो एक्सपेरिमेंट किया, इतना सा है कंसीडरेशन। नहीं अब इजी हो जाएगा बहुत। एक्सप्लेनेशन तो चलो एक अलग बात है, हाँ आपके एकदम से कि बस अच्छा ये 4 पॉइंट्स में, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पूरा डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट का भी 5 पॉइंट तक डिस्कस कर चुके हैं, है ना। 6, 7, 8 पॉइंट बचा हुआ है। तो अगर किसी को अच्छा लगे तो ये मेरे को स्टाइल थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा कि एक चैप्टर की ब्रीफिंग अगर हमारे पास हो तो बड़ा इजी सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये भी आपको भेज दिया है, और अगर अच्छा लगेगा तो देखते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो तो प्लीज डू शेयर विद मी। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।
है बेटा, आपने मुझे भेजा है ना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बेटा, प्रॉमिस नहीं करूंगा लेकिन आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको वो भेज दूँ जो वो सिर्फ मुझे ये, क्योंकि पिछले वाले बैच में ये प्रॉब्लम है कि मैं उनके ना चैप्टर्स के नाम नहीं लिख पाया, अच्छा तभी नहीं मिल रहा। वो इसलिए नहीं मिल रहे मुझे मालूम है, क्योंकि वो एक प्रेशर था अलग तरीके का उस वक्त, तो उस प्रेशर में पहला ये रखा गया कि पहले वो तो डाल दें कम से कम, वो डलते तो चले गए लेकिन वो चैप्टर के नाम उसमें से मिस हो गए। अब मैं आप लोगों के बैच से तो जानबूझकर सबके साथ चैप्टर का नाम जरूर डाल रहा हूँ, तो वो तो वीडियोस आ गए होंगे मेरे, उसको देखेंगे ना लास्ट क्लास तक के, ये वाला भी अपलोड कर देंगे। सर इसमें से ना एक वीडियो मिसिंग है, मतलब आपने जो प्रपोजल की वीडियो डाली ना उसके बाद ये कह सकते हैं इसमें से 10 सेकंड डाली हुई आपने, एक बार चेक करना। डेट कौन सी आ रही है उसमें? 23rd मिनट वो मिसिंग है, उसके बाद 8 के बाद एक वीडियो बनी नहीं थी ना, याद है? अच्छा वो तभी वही वाले दे दिए। हाँ वही वीडियो नहीं, एक वीडियो मैंने कहा था ना बन नहीं पाई उस दिन, कुछ समस्या थी उस दिन मुझे जहाँ तक याद है। और टॉपिक क्या था?